मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक वर्ड आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इम्पोर्टेंस था हमारे पास, तो वैसे सीबीएसई बोर्ड ने इसको सीबीएसई ने सिलेबस में से इसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमने इसके इम्पोर्टेंस पढ़ लिए थे। तो चलिए कोई बात नहीं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमें लेकर चलना है वो आता है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। न्यू टॉपिक जो आता है हमारे पास वो आता है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि कंज्यूमर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कौन सा है बेटा? 1986। कौन सा है? 1986। तो कंज्यूमर की ये देखो एक्ट क्यों बनाया गया था? कंज्यूमर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये एक्ट बनाया गया था। एक कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, उसके साथ किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक्ट बनाया था। ठीक है, तो लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर में जो हमारे पास कुछ एक्ट्स आते हैं, सबसे पहला जो एक्ट आता है वो आता है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसके बारे में तो पहले इस एक्ट के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी डिटेल से बता चुका हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, इसको किस लिए अप्लाई किया गया था, किसने इसको बनाया गया था, किसके लिए बनाया था और कब इसको यूटिलाइज किया जाएगा, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो सेकंड आता है, सेकंड से पढ़ेंगे हम। सेकंड में आता है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेटा किस किस के बीच होता है? दो व्यक्तियों के बीच। एक तो होता है बेटा सेलर और एक होता है बायर, माल को बेचने वाला और माल को खरीदने वाला। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैं आपको इतने रुपए दूंगा, आप मुझे ये चीज़ बेच दोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेटा सेलर और बायर के बीच होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1982। उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट हम जब करते हैं तो ये समझ लीजिए कुछ दो पार्टीज होती हैं, एक एग्रीव्ड पार्टी और एक डिफॉल्टिंग पार्टी। डिफॉल्ट तो मैक्सिमम कौन करता है? सेलर ही करता है डिफॉल्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में होता है कि भाई क्या चीज़ खरीदेगा और कितने रुपए खरीदेगा, या क्या चीज़ बेचेगा और कितने रुपए की बेचेगा, वो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है 1982। नेक्स्ट आता है थर्ड, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है? 1930। यहां पर क्या है कि द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बायर। ये एक्ट एक कंज्यूमर को या बायर को प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ गुड्स परचेज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सेल्स। अगर एक परचेजर ने जिस तरह का गुड्स मांगा है सेलर से और सेलर ने उसको उस तरीके से उस तरह का गुड्स नहीं बेचा है, तो उसमें क्या होगा? तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वो केस जब करेगा तो किस एक्ट के अंदर करेगा? 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब एक बायर ने जिस तरह का गुड्स मांगा और सेलर ने उस तरह का गुड्स उसे प्रोवाइड नहीं किया है, तो वो केस कर सकता है किस एक्ट के अंदर? द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हालांकि ये 19 एक जो क्या कहते हैं, सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं ये एक्ट, लेकिन वो किस एक्ट में आएगा? वो इसमें आएगा। नेक्स्ट फोर्थ आता है बेटा द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में क्या है कि कुछ फॉलोइंग आर द सम ऑफ द चीफ एम्स ऑफ दिस एक्ट। कुछ लक्ष्य हैं इस एक्ट के, जैसे कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, कंट्रोल ओवर द टेंडेंसी ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइस एंड कंट्रोल ओवर द अनसोशल एक्टिविटीज लाइक प्रॉफिटिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। मतलब कोई भी अगर सेलर किसी बायर के साथ ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी करता है या ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, या ठीक है उसके साथ किसी भी तरह का
अनसोशल एक्टिविटीज़ करता है या फिर उससे ज़्यादा प्राइस रिकवर करता है, जितने का गुड्स है उससे ज़्यादा प्राइस रिकवर कर लेता है, तो वो किस एक्ट के अंदर आएगा? 1955 एक्ट, द एसेंशियल कमोडिटीज 1955। फिफ्थ हमारे पास जो आता है बेटा, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937। एग्रीकल्चर में क्या होगा आपको पता है, नाम से पता लग गया होगा, ठीक है। अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू चेक द क्वालिटी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब अगर कोई सेलर अगर बायर को घटिया क्वालिटी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच देता है, लाइक सीड्स, कोई बीज है घटिया क्वालिटी की दे दिए, खाद घटिया क्वालिटी की दे दिए, या उसके फर्टिलाइजर्स है वो घटिया क्वालिटी की दे दिए, तो उसमें जो बायर है वो इसके अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट केस कर सकता है। और किस एक्ट में आएगा? अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड केस है तो किस में आ जाएगा? द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937 में वो आ जाएगा, लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ आता है हमारे पास, वो किस चीज़ का आता है? द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। इसका कौन सा एक्ट है? 1954, ठीक है। अगर कोई सेलर किसी बायर के साथ किस तरह का धोखा करता है, उसको मिलावटी गुड्स दे देता है, मतलब गुड्स में मिलावट करके दे देता है, कोई सामान में मिलावट करके दे देता है, तो उससे पैसे पूरे वसूल लेता है, लेकिन उस माल में, उस गुड्स में मिलावट करके दे देता है, तो वो बायर उसके मतलब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि उसने कंज्यूमर के साथ धोखा किया है। उससे पैसे तो पूरे वसूल लिए, पैसे तो उसने अच्छी क्वालिटी वाले वसूल लिए, अच्छी क्वालिटी के, लेकिन उसको मिलावटी गुड्स उसको प्रोवाइड कर दिया। तो उस केस में जो बायर होगा वो उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। और वो केस किसके अंदर आएगा? मिलावटी का। अडल्ट्रेशन होता है बेटा मिलावटी, और प्रिवेंशन का मतलब होता है उस पर रोक लगाना, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एक्ट पे, ठीक है। तो वो 54 एक्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ जो आता है वो आता है टू द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स, द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एक्ट 1976। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सेलर कोई किसी बायर को अंडर वेट गुड्स दे देता है, मतलब कम नाप तोल कर देता है, उससे पैसे तो पूरे वसूल लिए, लेकिन उसको कम वेट का प्रोडक्ट दे दिया। उसने मान लीजिए किसी सेलर ने 1 किलो चावल मांगे किसी दुकानदार से, किसी बायर ने सेलर से 1 किलो चावल मांगे, लेकिन उस 50 रुपये किलो के हिसाब से, लेकिन उसने 50 रुपये तो पूरे ले लिए, लेकिन उसको 800 ग्राम चावल दिए, यानी कि कम वेट के दिए, कम तोल नाप के दिए, तो वो किस एक्ट में आ जाएगा? द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है 8th, द ट्रेडमार्क एक्ट, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। हमारा जो ट्रेडमार्क एक्ट है 19, सभी को पता होगा ट्रेडमार्क तो क्या होता है? एक प्रोडक्ट की पहचान होती है, एक प्रोडक्ट का ब्रांड होता है। अगर कोई सेलर बायर से तो पैसे पूरे वसूल लेता है, लेकिन उसको डुप्लीकेट ट्रेडमार्क लगा कर दे देता है, ठीक है। उससे पैसे तो पूरी ओरिजिनल के लिए ले, लेकिन डुप्लीकेट ट्रेडमार्क लगा के दे दिया, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? वो उसके अगेंस्ट केस करेगा, किस एक्ट के अंदर? द ट्रेडमार्क एक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है 9th, द ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट, द ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट 1986, द ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट। इसके अंदर क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है कि भाई एक गुड्स की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड की जाती है, जैसे भाई ISI द्वारा प्रमाणित, ठीक है, ISI द्वारा प्रमाणित जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लगता है ISI हॉलमार्क, तो वो क्या होता है? अगर उससे मतलब जो अच्छी क्वालिटी के मतलब पैसे तो उससे सही ले लिए, पूरे ले लिए, लेकिन उसको गलत मार्क का, हॉल मार्क का गुड्स प्रोवाइड कर दिया, तो उसके अगेंस्ट केस करेगा किसके अंदर? BIS के अंदर 1986,
तो बेटा ये टॉपिक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, कोई डाउट आता है तो बेटा हमसे डिस्कस करना है आपको। तब तक के लिए बेटा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।